कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ जान तो हैं आप, लेकिन आप मेरी जान भी निकालते हैं। आप मुझे बहुत परेशान करते हैं जान, सच में आप बहुत बुरे हैं। प्रांस तुरंत बोला, मैं तो ऐसा ही हूँ। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं ना, उस फोटो वाली लड़की और रिवा के साथ। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रांस ने अचानक ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप रहो और मेरी बातों का जवाब दो। ठीक है दूंगी, पर आप एक बार अपने सीने से लगा लीजिए ना, बहुत दिन हो गया है आपकी बाहों में आने के लिए तड़प रही हूँ। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, पहले प्यार से कहो। पंखुड़ी बड़े ही प्यार से बोली, एक बार अपनी बाहों में भर लीजिए ना जान। प्रांस उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पंखुड़ी ने एक पल के लिए अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और अगले ही पल अब वो प्रांस की तरफ देखते हुए बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जान, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। प्रांस तुरंत बोला, यहाँ पर बात मेरी नहीं हो रही है रोज पीटल, बात यहाँ पर तुम्हारी हो रही है। अब तुम कहोगी, तुम कभी भी मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाओगी। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांस तुरंत बोला, चेहरा नहीं हिलाना है, बोल कर कहो कि तुम मुझे कभी एटीट्यूड नहीं दिखाओगी। पंखुड़ी तुरंत बोली, मेरे अंदर तो एटीट्यूड है ही नहीं जान, सारा एटीट्यूड तो आपके अंदर है जो आप मुझे हर वक्त दिखाते रहते हैं। पर फिर भी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी कोई एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब कहो कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारी सासू माँ भी नहीं, मुझसे बढ़कर तुम्हें कोई भी नहीं है। उसकी इस बात पर अब पंखुड़ी थोड़ी सोच में पड़ गई। वो तुरंत बोली, लेकिन आप ये बात सासू माँ को मत बताना। प्रांस को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, जल्दी जल्दी बोलो जो बोलने का बोल रहा हूँ, वरना मेरा मूड भी चेंज हो सकता है, और तुम तो जानती हो अगर मेरा मूड चेंज हो गया तो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे आपके अलावा सासू माँ मैटर करती है, पर आपसे बढ़कर नहीं। प्रांस ने कुछ पल उसे गहरी नज़रों से देखा और बोला, भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी प्रांस को रोकते हुए बोली, प्लीज़ मत जाइए ना जान। अच्छा मैं बोल देती हूँ कि मेरे लिए आपके अलावा और कोई मैटर नहीं करता। प्रांस तुरंत बोला, प्रांस राणा बार बार मौका नहीं देता, तुम्हें दिया था मौका लेकिन तुमने गंवा दिया। अब बैठी रहो यहाँ पर, और खबरदार अगर मेरे पास भी आई तो रहो अपनी सासू माँ के पास। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही गुस्सा झलक रहा था और वो तुरंत रूम से बाहर निकल कर सीधा अपने रूम में चला गया। पंखुड़ी बस अपनी जगह पर लेटी रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, सासू माँ को ऐसे कैसे छोड़ दूँ, सासू माँ तो कितनी प्यारी हैं। ये बोलते हुए उसने एक तकिए को अपने सीने से लगा लिया और तभी उसकी नज़र मोमोज पर पड़ी। मोमोज को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उठकर मोमोज की तरफ बढ़ने लगी कि तभी प्रांस ने अचानक से ही दरवाज़ा खोला। वो अपना फ़ोन वहीं पर भूल गया था, लेकिन आते ही जब उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो मोमोज के प्लेट के तरफ बढ़ी हुई थी, उसे देखकर उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो नाराज हो गया तो बेशक से जाता भाड़ में जाए, लेकिन यहाँ पर उसकी बीबी को मोमोज खाने हैं। एक बार फिर से उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने फ़ोन उठाया और उसके साथ ही साथ मोमोज की वो प्लेट भी उठाई और रूम से बाहर चला गया। पंखुड़ी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन जब उसने प्रांस को वो मोमोज की प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो तुरंत बोली, मोमोज तो छूट जाइए जान। पर उसकी बात सुनने के लिए प्रांस वहाँ पर रुका नहीं। वो अपने मोमोज लेकर वहाँ से जा चुका था और पंखुड़ी का चेहरा अब पूरी तरह से उतर गया। वहीं प्रांस उसकी मोमोज वाली बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, मैं जाऊँ तो बेशक से जाऊँ, लेकिन मोमोज नहीं जाने चाहिए। वाह कितनी ग्रेट बीबी मिली है मुझे, और फिर ये कहती है कि मुझसे प्यार करती है, गधी कहीं की।
ये बोलते हुए वो अपने रूम में आया और बेड पर बैठा मोमोज खाने लगा। मोमोज खाते हुए वो तरह तरह के मुंह बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस में पंक्ति बेड पर बैठी थी और एकदम सुन्न थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो नज़ारा चल रहा था जब आश्रय ने उन सभी लड़कों को पीटा। ऐसा नहीं था कि उसने आश्रय को पहले लड़कों की पिटाई करते हुए नहीं देखा। उसने पहले भी एक बार आश्रय का ऐसा रूप देख रखा था, लेकिन उस वक्त उसे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था जितना अब लग रहा था, क्योंकि आश्रय उसके साथ भी रूड बिहेव करता था। और तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और आश्रय अंदर की तरफ आया। उसके हाथों में इस वक्त एक ट्रे थी जिसमें मैगी के 2 बाउल्स रखे हुए थे। रात को राणा फार्म हाउस में सर्वेंट नहीं होते थे, इसलिए आश्रय खुद जाकर मैगी बनाकर लेकर आया था। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन लड़कों की वजह से उनकी आइसक्रीम बीच में ही छूट गई थी और उन दोनों ने खाना तो खाया ही नहीं था। ऐसे में पंक्ति को भूख लगी होगी, ये सोचकर आश्रय उसके लिए मैगी बनाकर लेकर आया था। उसने जैसे ही ट्रे पंक्ति के सामने रखी, पंक्ति एकदम से कांप उठी और डर कर पीछे की तरफ हट गई। उसे यूं डरते हुए देख आश्रय गुस्से से बोला, इतना भी ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो। मैं ही हूँ जिसके करीब आने के लिए तुम ना जाने कैसी कैसी प्लाटिंग करती रहती हो, और अब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपसे डर नहीं लगता है आश्रय जी, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। हाँ, मैं मानती हूँ उन लड़कों ने बकवास की, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय गुस्से से बोला, और तुम चाहती हो कि मैं उन लड़कों को तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखता रहूं? सीरियसली आश्रय राणा हूं मैं, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं जो अपनी बीवी के साथ इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करूंगा। बेशक से सिर्फ नाम की बीवी हो तुम मेरी, लेकिन तुम्हारे साथ आश्रय राणा का नाम जुड़ता है, और ये नाम ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि तुम पर कोई यूं ही नज़र नहीं डाल सकता। उसकी बात सुनकर पंक्ति उसकी तरफ देखती रह गई। उसे अब एक बार फिर से रोना आने लगा था, और रोना इस बात पर आ रहा था कि आश्रय उसे सिर्फ अपनी नाम की बीबी कह रहा था। आश्रय उसके आंसू को देखकर गुस्से से बोला, अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप ये मैगी खाकर सो जाओ। पंक्ति ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, मुझे नहीं खानी मैगी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये नहीं खा पाऊंगी, आप इसे। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने वो ट्रे उठाई और जोर से नीचे ज़मीन पर पटक दी, तो पूरी मैगी ज़मीन पर फैल गई और वो कांच की ट्रे पूरी तरह से टूट गई। पंक्ति एक बार फिर से कांप उठी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर डर झलकने लगा था। अभी वो उस टूटे हुए कांच की तरफ देख रही थी कि अचानक ही आश्रय जोरों से चिल्लाया, जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आई हो ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारे लिए मैंने उन लोगों के साथ लड़ाई की, वो लोग तुम्हें गंदी नज़रों से देख रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया, और तुम ही मेरे सामने ड्रामा कर रही हो, मुझे नखरे दिखा रही हो। पंक्ति ने रोते हुए अपना चेहरा नामे हिलाया और धीमे से बोली, मैं आपको नखरे नहीं दिखा रही हूँ आश्रय जी, मैं क्या करूँ अगर मुझे डर लगता है तो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ अटक रही थी। अचानक ही आश्रय ने उसका चेहरा एक झटके से छोड़ा तो पंक्ति सीधा बेड रेस्ट पर जाकर गिरी और उसके सिर पर बेड का कोना लग गया, जो काफ़ी ज़्यादा तीखा था, और एक बार फिर से दर्द से उसकी आह निकल गई। आश्रय अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू नो वाट, मैं बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये समझने की कि शायद हो सकता है कि हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, शायद तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो तुम अटेंड करती हो, एक डर जो तुम शायद अपने अंदर ही दबा रही हो, लेकिन नहीं, हर बार मैं गलत साबित हो जाता हूँ। तुम बहुत शातिर हो पंक्ति, सीरियसली बहुत शातिर हो, आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर वो कुछ पल पंक्ति को देखता रहा और फिर तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। पंक्ति अभी भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी, क्योंकि उसे अपने माथे पर बहुत दर्द हो रहा था, जहाँ से हल्का हल्का खून बह रहा था। आश्रय के जाने के बाद वो भी अपनी जगह से नहीं उठी और यूं ही बिस्तर पर झुकी रही, और कब रोते रोते उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला।
लेकिन अब तकरीबन रात के 4 बजे उसे बुखार चढ़ने लगा था और वो पूरी तरह से कांपने लगी थी। उसने खुद को अपनी बाहों में समेट रखा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सके और धीरे धीरे वो बुखार बढ़ता ही जा रहा था। पर आश्रय को इन सब चीज़ों का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि वो दूसरे रूम में था और सोफे पर लेटा हुआ था। उसके सामने टेबल पर वाइन की बोतल रखी थी जो लगभग से खाली हो चुकी थी, और नीचे काफ़ी सारी जली हुई सिगरेट गिरी पड़ी थी, जो साफ बता रही थी कि आश्रय पंक्ति को उस हाल में छोड़कर आने के बाद खुद भी चैन से सो नहीं पाया, बल्कि ना जाने कितनी ही देर सोफे पर बैठा ड्रिंक और स्मोक करता रहा और फिर नशे की हालत में वहीं पर लुढ़क कर सो गया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन सुबह के तकरीबन 6 बजे पंखुड़ी अपने रूम के बाहर खड़ी थी और उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अंदर उसकी नज़र बेड पर सोए हुए प्रांस पर गई। अभी तक राणा मेंशन के लोग उठे नहीं थे और पंखुड़ी इसलिए वहां पर आई थी ताकि सबके उठने से पहले पहले वो अपने कपड़े चेंज कर ले। परीक्षा के रूम में सारे परीक्षा के कपड़े थे, इसलिए अब उसे अपने कपड़े चाहिए थे जो लेने वो अपने रूम में आई थी। दबे दबे पाँव से वो अंदर की तरफ आई और धीरे से उसने क्लोजेट खोला, लेकिन उसका धीरे से क्लोजेट खोलना भी थोड़ी आवाज़ कर गया और प्रांस की नींद में खलल पड़ गया। वो पिछले कुछ दिनों से रूम में अकेला रह रहा था, तो अब उसे शोर की आदत नहीं थी। जबकि पंखुड़ी पहले उसके साथ रूम में रहती थी तो कभी चूड़ियों की खनक तो कभी पायल की खनक, कभी पंखुड़ी का सुबह सुबह टॉवेल से अपने बालों को झटकना तो कभी यूं ही उसका चीज़ों को इधर से उधर पटकना। उसकी नज़रें सीधा पंखुड़ी पर गई जो क्लोजेट के बाहर खड़ी थी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल रही थी। इस वक्त उसने नीचे साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट पर ही उसने साड़ी का पल्लू गोल घुमाया हुआ था और खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ था ताकि कोई उसे देख ना ले। उसने जल्दी जल्दी अपने लिए साड़ी निकाली और क्लोजेट बंद करके वापस दरवाजे की तरफ घूमी तो अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने प्रांस खड़ा था जिसने इस वक्त वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। वो अपनी गहरी नज़रों से पंखुड़ी को देख रहा था और पंखुड़ी के चेहरे पर डर झलक रहा था। उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसके दिमाग में फ़िलहाल सिर्फ यही चल रहा है कि उई अम्मा मैं तो फंस गई। प्रांस अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा तो पंखुड़ी कदम पीछे की तरफ लेने लगी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी, तो फिर तुम यहाँ पर आई तो आई कैसे? उसके मुंह से मेरा कमरा सुनकर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और तुरंत बोली, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, मेरा कमरा भी है। बीबी हूँ मैं आपकी, और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि जो पति का होता है वो पत्नी का भी होता है। प्रांस हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, जो पति का होता है वो पत्नी का भी होता है, तो पति के सिर्फ रूम पर हक जताना होता है क्या, और पति के किसी चीज़ पर नहीं? पंखुड़ी हैरानी से बोली, क्या क्या नहीं लेना? प्रांस तुरंत बोला, अब वो भी मैं तुम्हें बताऊं? पंखुड़ी उसकी गहरी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए समझ रही थी कि प्रांस कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर बड़ी ही तिरछी मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से बोली, मुझे मुझे नहीं पता आप क्या लेने देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आई थी। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। कल मैं जल्दी जल्दी में ग्रोवर मेंशन से यहाँ राणा मेंशन आ गई तो मेरे कपड़े वहीं पर रह गए, और जो कपड़े यहाँ राणा मेंशन में थे वो तो इस रूम में थे, तो मुझे अब यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आना पड़ा। अब मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल पीछे दीवार से लगाया तो पंखुड़ी की पीठ सीधे दीवार से लगी और अगले ही पल उसकी हल्की सी आह निकल गई। प्रांस ने उसके आसपास अपने दोनों हाथ रखे और उस पर झुकते हुए बोला, ये रूम किसका है? पंखुड़ी का मन तो बहुत कर रहा था कि वो कहे कि उन दोनों का रूम है ये, लेकिन जिस तरह से प्रांस के एक्सप्रेशंस थे वो डरते हुए बोली, आपका? प्रांस की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो बड़ी ही गहरी आवाज़ में बोला, तो मेरे रूम में आई तो तुम अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे कैसे? प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, ऐसे कैसे का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार कह दिया मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी।
अगर है हिम्मत तो जाकर दिखाओ। ये बोलते हुए वो उस पर और भी ज़्यादा झुक रहा था। पंखुड़ी बिल्कुल प्रांस के सीने से लगी हुई थी। प्रांस शर्टलेस था, इसलिए पंखुड़ी के हाथ उसके सीने पर थे। पंखुड़ी का गला सूखने लगा था। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें कपड़े ही चाहिए थे तो कपड़े लेने तो तुम अपनी सासू माँ के रूम में भी जा सकती थी। तुम्हारी सासू माँ चाहें तो तुम्हें पूरा स्टोर खरीद दें। कपड़ों की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तो तुम्हारी सासू माँ के पास होता है ना, फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, आपने कल जो मेरे कपड़े चिली गार्लिक सॉस से ख़राब कर दिए थे, उसके बाद मैं ऐसे कैसे सासू माँ के पास जाती? परीक्षा की टी शर्ट मुश्किल से पहनी मैंने और जैसे तैसे पल्लू खुद पर लपेट कर यहाँ पर आई हूँ। ऐसे में सासू माँ के रूम में कैसे चली जाती मैं? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं, सासू माँ के पास ही चले जाना चाहिए था। यहाँ पर तो आपकी हुकूमत है ना, आप भले मुझे यहाँ से कपड़े क्यों ही लेने देंगे? प्रांस मुस्कुराया और बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। पंखुड़ी तुरंत बोली, सच में? फिर आप मुझे मेरे कपड़े देंगे? प्रांस भी उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, हाँ ज़रूर, अगर मेरा मूड होगा तो। लेकिन तुम तो जानती हो ना, इस दुनिया में सब कुछ बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रांस राणा का मूड बनाना बहुत मुश्किल। पर तुम ट्राई कर सकती हो, शायद मैं पिघल जाऊं और तुम्हें एक या दो साड़ियाँ लेने दूं। पंखुड़ी अपने होठों को बाहर की तरफ निकाल कर प्रांस की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस। आश्रय की आंखें खुली और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। अभी उसे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था ड्रिंक करते हुए, इसलिए जब भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता तब उसका सर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता। वो दर्द से कराहते हुए बोला, ओ गॉड, ये सिर दर्द। ये बोलकर उसने एक गहरी लंबी सांस ली। उसकी आंखों के सामने पंक्ति का चेहरा घूम रहा था, क्योंकि उसे अपने सिर दर्द की वजह भी वही लग रही थी। अगर पंक्ति नहीं होती तो शायद उसने ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करता और इतना ज़्यादा सिर दर्द भी नहीं होता। गुस्से से मुंह बनाते हुए वो अपनी जगह से उठा और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला और रूम से बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से वो शर्टलेस था। घूमते हुए वो वापस पंक्ति के रूम में आया, जहाँ पर पंक्ति बेड पर लेटी हुई बुरी तरह से कांप रही थी। उसका बदन हद से ज़्यादा तप रहा था। पूरी रात वो यूं ही कांपती रही। उसका बुखार अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो लगभग से बेहोशी की हालत में चली गई थी। ऊपर से ऐसी चल रहा था और उसके पास ब्लैंकेट भी नहीं था। ब्लैंकेट बेड पर तो रखा था, लेकिन पंक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ सके। आश्रय की नज़र जैसे ही पंक्ति पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि दूर से ही उसकी हालत का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। वो तुरंत उसके पास आया और उसने पंक्ति के माथे पर अपना हाथ रखा, तो उसका तपता हुआ बदन देखकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये पहली बार नहीं था जब पंक्ति को इतना ज़्यादा तेज़ बुखार था। उससे पहले भी आश्रय के सामने ऐसे ही तेज़ बुखार हुआ था, लेकिन इस बार तो उससे भी ज़्यादा तेज़ बुखार लग रहा था। वो तुरंत उसके पास बैठा और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, पंक्ति, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। पंक्ति, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? उसकी आवाज़ सुनते हुए पंक्ति ने अपने आंखों को धीमे धीमे खोला। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें बुखार था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बुला लेती। पंक्ति उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। आश्रय ने तुरंत उस पर ब्लैंकेट उठाया और फिर जल्दी से अपनी शर्ट पहनी। अगर वो डॉक्टर को कॉल करता और उन्हें बुलाता तो वक्त लग सकता था, और जो पंक्ति की हालत थी ऐसे में वेट करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए उसने अब पंक्ति को तुरंत अपनी गोद में उठाया और जल्दी से बाहर आकर उसे गाड़ी में लिटाकर वहाँ से निकल गया। पंक्ति रास्ते में भी बहुत ज़्यादा कांप रही थी। कुछ ही देर में आश्रय पंक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने पंक्ति का चेकअप किया तो उन्हें काफ़ी चीज़ अजीब लगी। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने पहले भी पंक्ति का चेकअप किया था। पंक्ति फिलहाल बेहोश थी और डॉक्टर आश्रय की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ के साथ कुछ तो अजीब है मिस्टर राणा। आश्रय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो डॉक्टर एक बार फिर से बोले,
बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके वाइफ के दिल और दिमाग में कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। आई नो आप दोनों के रिलेशन। ये बोलते हुए वो चुप हो गए थे। आश्रय के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता उसके दिल में सिवाय इधर उधर की बातों के कुछ होगा। बाकी तो पता नहीं, लेकिन प्लानिंग प्लाटिंग में इसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। डॉक्टर तुरंत बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर राणा, क्योंकि आपकी वाइफ की कंडीशन देखकर मैं इतना तो कंफर्म कर सकता हूँ कि इनसे ज़्यादा दिमाग तो एक छोटे बच्चे का चलता होगा। और ये खुद भी एक बच्ची से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन्हें जिस तरह का फीवर आता है वो ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देता है। वो बच्चे जो अंदर ही अंदर अपसेट होते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। डॉक्टर की बात सुनते हुए आश्रय के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन पंक्ति की हालत देखते हुए उसे भी थोड़ा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि सच में पंक्ति का बुखार नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होता था। ऐसा भी नहीं था कि पंक्ति रात भर ठंडे पानी में रही या फिर बारिश वगैरह में भीगती रही तो उसे बुखार हो गया। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप ये सब बातें छोड़िए और बस मेरी बीबी का ट्रीटमेंट कीजिए। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैं अपनी वाइफ को घर कब ले जा सकता हूँ। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनका बुखार बिल्कुल बच्चों की तरह है, तो आपको पता ही होगा कि बच्चों को बुखार चढ़ना भी एकदम से है और उतर भी तुरंत जाता है। मैंने इन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दिए हैं, तकरीबन आधे पूरे घंटे में ही इन्हें होश आ जाएगा और ये काफ़ी बेटर फील करेंगे। इसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। पर आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश कीजिए अपनी बीवी को जानने की। कई बार रिश्तों में गलतफहमियाँ हो जाती हैं और वो गलतफहमियाँ वक्त के साथ बढ़ती ही रहती हैं, लेकिन अगर एक कोशिश की जाए तो वो रिश्ते भी बच जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी भी। इनका बुखार बेशक से नॉर्मल हो, लेकिन डिप्रेशन नॉर्मल नहीं होता है और आपकी वाइफ डिप्रेशन से गुजर रही हैं। मिस्टर आश्रय राणा, बेशक से आप मानिए या ना मानिए। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और आश्रय उनकी बात सुनकर पंक्ति की तरफ देखता ही रह गया। वो बेशक से डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद उसे अजीब सा फील होने लगा था। उसके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी। वो सच में यही सोच रहा था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो वो मिस कर रहा है। कहीं सच में कोई ऐसी चीज़ हो जो पंक्ति के दिमाग पर हावी हो रही हो। कहीं उसके दिमाग में पंक्ति को लेकर कोई गलतफहमी हो गई हो। पंक्ति को जिस तरह से उसके सामने पेश किया गया है वो सच में वैसी ना हो। हालांकि रिवा की बातों पर वो ज़्यादा यकीन तो नहीं कर सकता था, लेकिन जो इंसिडेंट हुए थे उसके बाद रिवा की बातों पर यकीन करने के अलावा आश्रय के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इतना सब कुछ सोचते हुए अब आश्रय का दिमाग और भी ज़्यादा तपने लगा था और उसका सिर दर्द होने लगा था, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से बोला, ना तुम मेरी ज़िंदगी में आती और ना ही इतना सब कुछ होता। जब से तुम आई हो तब से ना सिर्फ मेरी बल्कि तुमने अपनी खुद की ज़िंदगी की भी लगा रखी है। काश मैं तुम्हें छोड़ सकता, लेकिन मॉम की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। पर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। ये बोलते हुए वो फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा था। वो तुरंत वार्ड से बाहर निकला और अस्पताल के बाहर आकर सिगरेट पीने लगा। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन सृष्टि ने परीक्षा के रूम का दरवाज़ा नॉक किया और बोली, पंखुड़ी तुम उठ गई क्या? ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आई, लेकिन पंखुड़ी बेड पर नहीं थी। सृष्टि ने वॉशरूम की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद पंखुड़ी वॉशरूम में होगी, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, पर अंदर से पानी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सृष्टि आगे की तरफ आई और वॉशरूम के सामने खड़ी होकर बोली, तुम वॉशरूम के अंदर हो क्या पंखुड़ी? अभी वो बोल ही रही थी कि नताशा वहाँ पर आई और बोली, आपकी पंखुड़ी तो गई अपने खट्टे नींबू के पास। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नताशा हंसते हुए बोली, अभी कुछ वक्त पहले ही मैं बाहर गार्डन एरिया में जा रही थी। आप तो जानती हैं सुबह सुबह मुझे वॉक करने की आदत है,
तो देखा कि पंखुड़ी खुद को पूरी तरह से लपेटकर प्रांस के रूम में जा रही थी। अब ऐसा क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नॉटी एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे और सृष्टि भी सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ होगा जो पंखुड़ी सुबह सुबह इस तरह से प्रांस के रूम में गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, सच में इन दोनों के बीच कब लड़ाई हो और कब प्यार, कुछ पता नहीं चलता। चलो इतना तो शुक्र है कि ये अपने खट्टे नींबू के पास तो गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि ये राणा मेंशन में वापस तो आ गई, लेकिन अपने रूम में जाने में कहीं इसे 2-4 साल ना लग जाए। उसकी बात सुनकर नताशा हंसते हुए बोली, 2-4 साल? मुझे तो लगता है इतने में आप दादी भी बन जाएंगी भाभी। बेशक से दोनों टॉम एंड जेरी हैं, लेकिन स्पीड इन दोनों की बहुत है। ये बोलते हुए उसकी वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और सृष्टि अब उसे घूर कर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना। आपको अच्छा लगता है ना मुझे परेशान करना, मुझे बहकाना। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी ये बातें मेरी जान निकालती हैं और आप जानबूझकर इस तरह से बातें करते हैं। फ्रांसिस की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो यूं ही तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है रोज पीटर। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ शावर ले लो, जल्दी ही आना, नहीं तो मेरा मूड बदल जाएगा तो फिर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बाथरूम में भाग गई थी और फ्रांस के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। वो अपने सीने पर हाथ मलते हुए बोला, कितनी मासूम हो तुम, एक दिन ये मासूमियत तुम्हारी मेरी जान निकालेगी। लेकिन बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, उसका बदला तो लूंगा ही मैं। पंखुड़ी को वॉशरूम में जाते देख प्रांस को शरारत सूझी। वो उसके पीछे ही वॉशरूम में आया। अभी पंखुड़ी ने अपनी साड़ी भी नहीं खोली थी। पंखुड़ी उसे देख मुंह बनाते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रांस उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा वॉशरूम, मेरी मर्जी। पंखुड़ी कुछ और बोलती कि प्रांस ने पंखुड़ी के होठों पर अपना हाथ रख दिया। अचानक ही पंखुड़ी ने प्रांस का हाथ अपने होठों से हटाया और फिर प्रांस के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसे बेतहाशा चूमने लगी। प्रांस के हाथ पंखुड़ी की पीठ पर थे और पंखुड़ी अभी उसे किस कर रही थी कि प्रांस ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसे घुमाकर वापस दीवार से लगा दिया। मुझे अपने सीने से लगा लीजिए ना, मुझे मुझे किस करना है आपको? प्रांस चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए बोला, लेकिन तुम तो मुझसे नाराज थी ना? पंखुड़ी तुरंत बोली, भाड़ में गई नाराजगी, मैं नहीं हूँ आपसे नाराज, प्लीज़ मुझे अपने सीने से लगा लीजिए ना। प्रांस ने एक बार फिर से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता ना। पंखुड़ी इरिटेट होते हुए बोली, किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। प्रांस एक बार फिर से बोला, शायद तुम भूल गई हो रोज पीटर, लेकिन ये सब तुमने ही कहा था। यू नो वाट, जब भी तुम मेरे सामने फालतू की बातें करती हो ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही तड़पता हूँ जैसे फिलहाल तुम तड़प रही हो। जब तुम मेरी तड़प को सुकून नहीं देती तो मैं तुम्हारी तड़प को सुकून क्यों दूँ? बहुत प्यार आता है ना तुम्हें, पर मुझ पर नहीं, लोगों पर। तो मैं तुम्हें अपने उस प्यार से रूबरू क्यों करवाऊँ जो तुम्हें सुकून देगा, जबकि मुझे तड़पाने में तो तुम माहिर हो। तो अब मैं भी तुम्हें यूं ही तड़पाने वाला हूँ। ये बोलकर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वो तुरंत पीछे की तरफ हो गया और देखते ही देखते वहां से बाहर चला गया। पंखुड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं बाहर आते हुए प्रांस के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। बेशक से वो पंखुड़ी से ज़्यादा नाराज नहीं था, क्योंकि अब उन दोनों के बीच जो भी नाराजगी थी वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर थी। लेकिन फिर भी वो पंखुड़ी को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे पंखुड़ी को परेशान करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था जो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। बाहर आकर वो अपने कपड़े चेंज कर वापस बेड पर लेट गया और पंखुड़ी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद पंखुड़ी बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र सीधा प्रांस पर गई, जो बेड पर बैठा था और अपनी वेब सीरीज देख रहा था। इतना प्यार तो शायद उसे पंखुड़ी से भी नहीं था जितना अपनी वेब सीरीज से था, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। प्रांस ने उसके साथ जो कुछ किया उसके बाद ये गुस्सा आना लाजमी था। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला,
वैसे सेक्सी लग रही हो तुम। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के ऊपर पहनी हुई साड़ी की तरफ देख रहा था जो वाइट और रेड कलर की थी। उसे देखते हुए पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, लेकिन आप बिल्कुल बुरे लग रहे हैं। पहले तो आप मुझे खट्टे नींबू लगते थे, लेकिन अब कड़वे करेले लग रहे हैं। ये बोलते हुए उसने अपना नाक सिकोड़ लिया और फिर फ्रांस की तरफ आई। फ्रांस उसे देखते हुए बोला, मेरे पास आ रही हो तो सोच समझ कर आना। पंखुड़ी उसके बिल्कुल करीब आई और अगले ही पल उस पर झुक गई तो फ्रांस हैरान हुआ। लेकिन दूसरे ही पल अब पंखुड़ी ने साइड में रखा हुआ रिमोट उठाया और बोली, आग लगी इस वेब सीरीज को। मैं तो कहती हूँ ये एलईडी स्क्रीन ही टूट जाए जो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है, मेरी सौतन कहीं की। ये बोलकर उसने एलईडी स्क्रीन ऑफ कर दी और फिर रिमोट अपने साथ लेकर ही बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन फिर अचानक ही रुकी और उसने अपने कंधे पर आए हुए बालों को जोर से पीछे की तरफ झटकाया तो उसके बालों से पानी की बूंदें सीधा प्रांस के चेहरे पर गिरी और एक पल के लिए प्रांस का चेहरा भी कांप गया। वो पंखुड़ी की तरफ देख रहा था जो अब अपनी कमर से हल्का सा दुपट्टा ऊपर की तरफ उठाते हुए रूम से बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी कमर साफ नजर आ रही थी। प्रांस का गला भी उसे यूं देखकर सूखने लगा। प्रांस को तड़पाने के लिए पंखुड़ी की तरफ से इतना ही काफी था। वो बिस्तर से उठकर तुरंत उसके पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही पंखुड़ी को महसूस हुआ कि प्रांस बिस्तर से उठने वाला है, उसने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। इतना तो वो भी जानती थी कि बेशक से रूम के अंदर प्रांस कितना भी ज़्यादा डोमिनेटिंग क्यों ना हो जाए, रूम के अंदर वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल क्यों ना कर ले, लेकिन बाहर आकर वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए बाहर आकर उसने अपने कदमों की स्पीड नॉर्मल कर ली और पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी जहां पर प्रांस खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम गलत पंगे ले रही हो। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पंगे मैंने कहाँ लिए, वो तो आपने लिए, मैंने तो बस रिमोट लिया है। मेरे बिना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लगता है इस रिमोट के बिना आपकी जान निकल रही है। सच में जान, इतना प्यार करते हैं आप उस कमबख्त एलईडी स्क्रीन और अपनी वेब सीरीज से। प्रांस उसकी बात सुनकर गहरी नज़रों से उसे देखने लगा और पंखुड़ी एक बार फिर से अपनी कमर को हल्का सा लचकाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। प्रांस की धड़कनें भी तेज होने लगी थी, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते पंखुड़ी ने अपना पल्लू एक बार फिर से ठीक कर लिया था और प्रांस भी वापस अपने रूम में आ गया था और एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पंखुड़ी परीक्षा के रूम में जा रही थी। तभी नताशा उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ पंखुड़ी, तुम्हें बड़ा टाइम लग गया अपने रूम में, कपड़े ही लेने गई थी या फिर कुछ और भी लेना था? उसके सवाल पर पंखुड़ी के कदम एकदम से रुक गए और वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, मैं तो कपड़े ही लेने गई थी, लेकिन वो है ना, सच में वो बहुत ज़्यादा तेज है। नताशा की आंखें बड़ी हुई और वो तुरंत बोली, अच्छा ऐसा भी क्या हुआ रूम में, ज़रा मुझे भी तो बताओ। पंखुड़ी झट से बोली, रूम में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वॉशरूम में। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई। नताशा तुरंत बोली, बताओ बताओ क्या हुआ। पंखुड़ी झट से बोली, अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब मेरा थोड़ा सा दिमाग चलने लगा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन सी बातें बताने वाली होती है और कौन सी बातें छुपाने वाली होती है। इसलिए उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, हाँ नहीं तो। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई और नताशा उसकी तरफ देखती रह गई। रागिनी और सृष्टि जो सोफे पर बैठी थी, उन दोनों की हंसी छूट गई। नताशा ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, ये तो प्रांस के साथ रह रहकर उससे भी ज़्यादा तेज होती जा रही है। आज तक तो कभी इसकी जुबान नहीं खुली और देखो आज कैसे मुझे जवाब देकर गई है। सच में भाभी, आपकी बहू चालू होती जा रही है। रागिनी हंसते हुए बोली, चालू तो वो पहले से ही बहुत है, बस दिमाग ढंग की चीज़ों में नहीं चलाती, लेकिन अब थोड़ा सा चलाने लगी है। पर यार मेरा भी बड़ा मन कर रहा है ये जानने का कि आखिर रूम में, आई मीन वॉशरूम में हुआ क्या। ये बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की तो सृष्टि उसे घूर कर देखने लगी। वहीं पंखुड़ी रूम में आई और आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अभी भी उसका चेहरा बेहद लाल नजर आ रहा था। सिटी हॉस्पिटल। पंक्ति की आंखें खुली और उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई।
खुद को अलग जगह पर महसूस कर वो चौंक गई और फिर तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। उसने अपने आप को बाहों में समेट लिया क्योंकि उसे अभी भी थोड़ी ठंड लग रही थी। वो खुद से बोली, अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे आश्रय जी भी यहाँ पर लेकर आए होंगे, लेकिन वो कहाँ पर हैं? वो भी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें तो पहले ही लगता है कि मैं ये सब ड्रामा करती हूँ, नकली रोती हूँ, मेरे बातें भी नकली होती है और अब तो उन्हें मेरा ये बार बार बीमार होना भी नकली लगेगा। पर मैं कैसे समझाऊँ आपको आश्रय जी कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे यूँ अचानक से बुखार क्यों हो जाता है। अभी वो बोल ही रही थी कि वार्ड का दरवाज़ा खुला और आश्रय अंदर की तरफ आया। आते ही उसकी नज़रें सीधा पंक्ति पर गई और अगले ही पल डॉक्टर की बातें उसके कानों में घुस गई। एक पल के लिए उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए और कुछ वक्त बाद वो एक गहरी सांस लेकर अंदर की तरफ आया। पंक्ति चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही आश्रय उसके पास आकर खड़ा हुआ, पंक्ति तुरंत बोली, आपको ऐसा लग रहा है ना आश्रय जी कि ये सब मैं ड्रामा कर रही हूँ, मेरा ये बार बार बीमार होना मेरा कोई प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं है आश्रय जी, मेरा यकीन कीजिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ना, तो फिर ये सफाई क्यों दे रही हो? यू नो व्हाट, चोर की दाढ़ी में तिनका हमेशा ही होता है। चोर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और वो सफाई देना शुरू कर देता है। यहाँ तो तुम्हें मुझे सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर शक नहीं, यकीन है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। कल भी तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा कि तुम्हें फीवर हो गया, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि अचानक से तुम बीमार पड़ जाओ। पर नहीं, तुम्हें तो मेरा केयर और कंसर्न चाहिए। तुम्हें तो बस चाहिए कि मैं सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरूं, कभी तुम्हें लेकर हॉस्पिटल में चक्कर लगाता रहूं, तो कभी तुम्हें घूमने के लिए बाहर ले जाता फिरूं। पहले तुमने कहा कि पंखुड़ी भाभी हमारे साथ घूमने चलेंगी, जिनके लिए मैं तैयार हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पर पता चला कि पंखुड़ी भाभी तो हमारे साथ जा ही नहीं रही हैं। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, तुम तो प्लानिंग प्लाटिंग अच्छे से करती ही हो। यहाँ गलती मेरी है, जो ये जानते हुए भी कि तुम कितनी शातिर हो, मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता हूँ और फिर बाद में मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। फिर मानना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ दिमाग की हो तुम। उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति की आंखों में नमी तैरने लगी थी। आश्रय तुरंत बोला, अब तुम्हें ये रोने धोने का जितना भी ड्रामा करना है ना, यहाँ कर लो, क्योंकि इसके बाद हम सीधा राणा मेंशन जा रहे हैं। और खबरदार, अगर वहाँ पर जाकर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो। उसकी बात सुनकर पंक्ति बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती रह गई और आश्रय वॉशरूम की तरफ चला गया। पंक्ति ने उसके जाने के बाद आंसू साफ किए और फिर खुद से ही बोली, कभी तो वो दिन आएगा आश्रय जी, जब आप मुझे समझेंगे। कभी तो एहसास होगा कि जिसे आप ड्रामा समझ रहे हैं वो ड्रामा नहीं है। मैं सच में तकलीफ में हूँ और ऊपर से आपका मुझसे इस तरह से बर्ताव करना मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ दे देता है। लेकिन आपका भी क्या ही कसूर, जब मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही तो आपसे भी क्या उम्मीद करूँगी? आप मेरे लिए कुछ करेंगे। शायद मुझे पूरी ज़िंदगी यूं ही आपकी नफ़रत झेलनी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जितनी ज़्यादा खुद के आंसू साफ कर रही थी, उतनी ही ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन, सृष्टि और रागिनी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, जबकि नताशा अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि आज उसे वापस गर्ग मेंशन जाना था। 2-4 दिन में ही अब तंस भी अपना बिजनेस शुरू करने वाला था। उसकी भी कंपनी की इनॉग्रेशन होने वाली थी और फिर उसके बाद रिया से उसकी शादी भी होने वाली थी। अब वो भी थोड़ा बिजी होने वाली थी। अपना सारा सामान पैक करने के बाद नताशा बाहर की तरफ आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी पंखुड़ी पर गई। वो उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है, आज तुम्हारे खट्टे नींबू डाइनिंग टेबल पर नहीं आए, तुम अकेले ही आकर बैठ गई। जाओ उनके रूम में जाओ और जाकर उन्हें बुला लाओ। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा या फिर 1-2 घंटे भी, लेकिन दोनों एक साथ रूम से बाहर आना। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी ने मासूमियत से मुंह बनाया और बोली, आप मेरे मज़े ले रही हैं ना? उसकी बात सुनकर नताशा की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और बोली, आजकल बड़ा दिमाग चलने लगा है तुम्हारा, क्या बात है? पंखुड़ी तुरंत बोली, दिमाग तो चलेगा ना, क्योंकि अब मैं इनकी बीबी जो हूँ, इनकी वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो गया है। जैसे ये मेरे मज़े लेते हैं, वैसे आप भी मेरे मज़े ले रही हैं।
ये ऊट पटांग हरकतें करके मेरे होश उड़ाते हैं और आप ऊट पटांग सवाल करके मेरे मुंह से कुछ भी निकलवाना चाहती हैं ना। नताशा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी सृष्टि वहां पर आई। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा भाभी, आपकी बहू को आजकल सच में इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये प्रांस, आश्रय और प्रलय भाई को घर पर बिठाकर खुद उनका बिजनेस ना हैंडल करने लगे। सृष्टि उसकी बात सुनकर हंसने लगी। तभी प्रांस जो सीढ़ियों से उतर रहा था वो बेहद गहरी आवाज़ में बोला, प्रांस राणा का बिजनेस हैंडल करना किसी अरे गहरे के बस की बात नहीं। बिजनेस मोमोज खाकर हैंडल नहीं होता, उसके लिए दिमाग चलाना ज़रूरी है और यहाँ लोगों का दिमाग चलता नहीं, धीरे धीरे रेंगता है और वो भी कुछ ही कदम, उसके बाद वो दिमाग भी थक जाता है। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी मुंह बनाने लगी थी। नताशा की हंसी छूट गई। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझ पर टोंट मार रहे हैं ना। प्रांस जो चेयर पर बैठकर गिलास में अपने लिए जूस डाल रहा था वो नताशा की तरफ देखते हुए बोला, देख लिया आपने किसका कितना दिमाग चलता है। साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी बातों का इशारा क्या है और ये बातें किसके लिए है, लेकिन फिर भी सामने वाले को बेवकूफ़ी दिखानी है कि उसे समझ नहीं आया कि ये बात मैंने उसके लिए कही या फिर किसी और के लिए कही। पंखुड़ी नाक फुलाकर बोली, आप ना टिक जाइए वरना मैं बता रही हूँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बहुत हुआ आपका एटीट्यूड, आप तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते जा रहे हैं। अभी तो मैंने आपसे सिर्फ आपका रिमोट छीना है, देखना मैंने आपकी एलईडी स्क्रीन भी आपके रूम से हटवा देनी है। उसकी बात सुनकर वहाँ पर खड़ी नताशा, रागिनी और सृष्टि तीनों हैरान रह गई। प्रांस से उसका रिमोट ले लेना मतलब सीधा सीधा उससे दुश्मनी मोल ले लेनी, क्योंकि हर कोई जानता था कि प्रांस अपनी वेब सीरीज़ के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। दिन में एक आधी वेब सीरीज़ तो वो देखता ही था और कई बार तो बिजनेस की मीटिंग में भी जब उसकी मीटिंग उसे बोर करने लगती थी तो वो अपने लैपटॉप पर कोई वेब सीरीज चलाकर बैठ जाता। प्रांस पंखुड़ी को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ओह रियली, तुम मेरे बेडरूम से मेरी एलईडी स्क्रीन हटवाओगी। पंखुड़ी भी झट से बोली, हाँ हटवाऊंगी। प्रांस भी गहरी आवाज़ में बोला, और तुम होती कौन हो ये करने वाली। पंखुड़ी भी फटाक से बोली, मैं पंखुड़ी प्रांस राणा, ये घर मेरा है। अगर मुझे मेरे रूम में लगी हुई एलईडी स्क्रीन नहीं पसंद तो मैं उसे हटवा सकती हूँ। प्रांस व्यंग से बोला, अच्छा ये घर तुम्हारा है, छोड़कर तो बड़ी जल्दी गई थी। उस वक्त तो ग्रोवर मेंशन में जाकर बैठ गई थी और पूरा राणा परिवार तुमने अपने पीछे पीछे ग्रोवर मेंशन में बुला लिया था। अब बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि ये घर तुम्हारा है। पंखुड़ी शिकायती लहजे में बोली, कम से कम मुझे याद तो आ गया ना। आपको तो वो भी नहीं याद आया कि मैं आपकी बीबी हूँ। आपको मुझे अपने घर लेकर आना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुझे क्यों लेने आएंगे। आपका तो एटीट्यूड कम हो जाएगा ना। आप मुझे रोज पीटल कहते हैं ना, मेरा तो पता नहीं कि मैं रोज पीटल हूँ या नहीं, लेकिन आप एटीट्यूड के चलते फिरते लंबे से पेड़ हो जिसे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं उसका एटीट्यूड का कोई पत्ता गिर ना जाए। प्रांस भी तुरंत बोला, इस लंबे से पेड़ को तुम हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मुश्किल से 2-4 फीट की हो। कहीं इस पेड़ की एक आधी टहनी तुम पर गिर गई तो दब कर रह जाओगी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुंह बनाने लगी। अब उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो प्रांस को क्या जवाब दे, इसलिए वो बेचारगी से बोली, सासू माँ। जैसे ही उसने कहा सृष्टि होश में आई। वो तो खुद प्रांस और पंखुड़ी की लड़ाई में खो चुकी थी। तभी अचानक से वहाँ पर तंस आया और बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। सब लोग इतने शॉक्ड क्यों नज़र आ रहे हो। ये बोलते हुए वो सबकी तरफ देख रहा था जहाँ रागिनी, नताशा और सृष्टि थी और उन तीनों की नज़रें प्रांस और पंखुड़ी पर थी। वहीं पंखुड़ी ने जैसे ही तंस को देखा अगले ही पल उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। इतना तो वो भी जानती थी कि प्रांस अगर सबसे ज़्यादा किसी बात पर चिढ़ता है तो वो ये है कि पंखुड़ी किसी और के पास जाए। वो तुरंत तंस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तंस जी आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ी नाराज़ हूँ क्योंकि आप तो मेरा हाल चाल जानने भी नहीं आए। तंस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने हल्की सी अपनी नज़रें टेढ़ी कर प्रांस की तरफ देखा।
जिसके चेहरे पर अभी से गुस्सा झलकने लगा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।